Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 10th of September and all the important current affairs articles are here as follows. First one is cabinet says okays to the SOP to be implemented on 1950 Act. ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेनर्स एंड देयर डेपुटेशन उनको लेकर जो है यहाँ पर कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं. की डिसीजन हैव बीन टेकन. ऑलराइट, so this is important. We will have an in detail discussion regarding the same. Second is Radhakrishnan, CP Radhakrishnan ji elected as the new vice president. हम election process and the powers of the article which allows it इनके बारे में हम discuss करेंगे regarding the vice president. And third is Nepal in crisis as PM Oli quits post massive protest. ठीक है, तो नेपाल जो है ये अभी क्राइसिस में है एज जो उनके प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर केपी शर्मा ओली, ही हैड रिजाइंड. ठीक है, उन्होंने क्विट कर दिया है एंड बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो है ये नेपाल में चल रहे हैं. तो उसका क्या इशू है, की इश्यूज अभी तक हमें क्या समझ में आया, एज इट इज एन ऑनगोइंग सिचुएशन. हम एग्जैक्टली एकदम कोर पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इशू हमें समझ में आया है उसके बारे में हम we will have a deeper discussion. ठीक है, so first news is cabinet okays SOP to implement 1950 act. तो जो 1950 का जो हमारा एक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू दी बिप्लब शर्मा कमिटी, उसका रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें क्या कट ऑफ डेट हमें क्या रखना चाहिए, 1951. ठीक है, 1951 जो है इट शुड बी दी कट ऑफ. एंड यहाँ पर जो कट ऑफ है उसके बहुत ही आसपास जो है जो 1950 में हमारा एक एक्ट था, एक्ट का नाम क्या है, इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट ऑफ 1950. ठीक है, ये एक्ट जो है ये लाया गया था. ये एक्सपल्शन एक्ट के तहत जो है उनको हम एक्सपल्ट मतलब उनको हम निकाल सकते हैं. वी कैन रिमूव देम फ्रॉम द नेशन फ्रॉम असम. तो ये हम उनको रिमूव करने के लिए हमने ये एक्ट जो है बनाया था बैक इन 1950. उसको अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको अब हम सिर्फ लेटर में नहीं बल्कि उसको स्पिरिट में भी, हम कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट इट टू द लेटर एंड स्पिरिट. तो इसको बस किताबी कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि वी विल इम्प्लीमेंट इट टू दी लेटर एंड स्पिरिट, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ असम ने कहा है. ठीक है, तो अगर आप देखें द स्टेट कैबिनेट approved the SOP to implement Immigration Expulsion from Assam Act of 1950 in letter and spirit in a move which Chief Minister Himanta Biswa Sharma said would expedite the process of detection and pushback of illegal immigrant. ये क्या करेगा, process of to expedite, जो भी process है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करेगा और जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं असम में उनको भी पुशबैक मिलेगा. ठीक है, दे विल ऑल्सो बी पुश्ड बैक. ठीक है, under the SOP district commissioners will be empowered to issue expulsion orders to any person who in the view of the DC is a foreigner. अभी एक्सपल्शन का पावर जो है ये किसके पास आ जाता है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास आ जाता है. तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास बहुत बड़े पावर्स है इन द केस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक 10 डे का नोटिस आपको सर्व किया जाएगा. ठीक है, आपको एक 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा. इसमें गवर्नमेंट आपको विच क्लियरली इंडिकेटेड द गवर्नमेंट ऑफ असम इज फ्री टू यूज द 1950 एक्ट टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट दी फॉरेनर्स. ठीक है, आप पहले उनको 10 दिन का नोटिस देंगे. 10 दिन का नोटिस देंगे, ये इसी एक्ट के तहत 1950 के एक्ट के तहत जो है आप नोटिस देंगे. नोटिस जैसे दे देंगे ये डिटेक्शन जो है उनका शुरू हो जाएगा. प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन एंड एक्सपल्शन जो है वो शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे किसी डीसी को लगा कि शायद ये इलीगल इमिग्रेंट हो सकते हैं तो इनको क्या करेंगे, आप इनको नोटिस देंगे, 10 दिन का नोटिस देंगे कि आप 10 दिन में खुद ही चले जाइए. और उसके बाद क्या है कि जो प्रोसेस है डिटेक्शन का, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है, अब क्या होगा कि आपको अगर अपना कंटेस्ट करना है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं, तो अगर आपको कंटेस्ट करना है तो आपको फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाना है. ठीक है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल FT, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ये जो है आपका 1946 के एक्ट के तहत बनाया गया था. ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान है वो कहता है कि मैं सिटीजन हूं तो आपको अपना सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल पे आप जा सकते. ठीक है, और जो फॉरेनर और यहाँ पर बोला गया है कि जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल पे जब लोग चल जाते हैं ना, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है बिकॉज दिस इज अ जुडिशियल
एक्ट, तो जुडिशरी इन्वॉल्व होने के कारण ये बहुत लंबा और कॉम्बरसम प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप देखें 82,000 केसेस पेंडिंग है इन द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। हाउएवर वंस अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर वी विल हैव टू फॉलो डिप्लोमेटिक चैनल्स टू डिपोर्ट देम, ठीक है। उनको डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो यूज करना पड़ेगा टू डिपोर्ट देम। व्हाइल 1.16 लाख हैव बीन डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स, सिर्फ बांग्लादेश ने ओनली 466 को अलाउ किया है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। तो हमने 1.16 लाख को आइडेंटिफाई किया है, इन्होंने 500 से भी कम को यहाँ पर हमसे लिया है, ठीक है। तो उनको हम पुशबैक करेंगे, उनको हम भगाएंगे, ऐसा आसाम के गवर्नमेंट जो है ये कह रही है। 10 डे नोटिस दिया जाएगा, ये जैसे समझाया गया है। अगर वो अपना प्रूफ नहीं कर पाए सिटीजनशिप, डीसी एक इशू करेगा, इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट करेगा। और एक बीएसएफ ये जो है उसके बाद जब इनको उस जैसे डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। जैसे लेट्स से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, जैसे कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोगों को पकड़ा कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, इनको हम पुशबैक करेंगे। पहले ये बीएसएफ के कैंप में जाएंगे, बीएसएफ ने जो डिपोर्टेशन कैंप बनाया है कि वहां पे कुछ दिन रहेंगे, एंड देन कार्रवाई के साथ इनको वापस बांग्लादेश जो है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर डीसी का कोई कंक्लूजन में नहीं आ सकते देन ही कैन रिफर टू दी फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आल्सो, ठीक है। In the case of illegal immigrants detected within 24 hours of illegal entry into the state, no notice will be required, ठीक है। अभी अगर जैसे 24 घंटे रात के समय पे इलीगल इमिग्रेंट जो है वो लेट्स से पानी के रास्ते घुसे, 24 घंटे हुए हैं, इसमें डीसी को कोई वो लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई मैटर नोटिस में भी लाने की जरूरत नहीं, इनको डायरेक्टली पुशबैक किया जा सकता है। ये दे आर डूइंग दिस टू अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ आर्टिकल 66A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट का जो 6 है उसके सैंक्टिटी के लिए यहाँ पर ये जो एक्ट है ये किया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। समझ आया, इंपॉर्टेंट था, डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। सेकेंड इज राधाकृष्णन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो सीपी राधाकृष्णन जो है ही इज एनडीए कैंडिडेट थे, ये एनडीए जो कैंडिडेट है वो जीते हैं, एंड ही इज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन elected as the next vice president on Tuesday as he backed 452 vote against the opposition Sudarshan Reddy's 300, winning the contest with a bigger than expected margin, indicating cross voting from rival camp also, ठीक है। तो जो एनडीए के कैंडिडेट है इन्होंने क्या कहा है कि 452 वोट से वो जीते। इसका क्या दिखा रहा है कि जो राइवल कैंप है, जो मतलब यूपीए गवर्नमेंट है, वहां के लोगों ने भी एनडीए के एक सरकार को यहाँ पर वोट दिया है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। दैट तो वी कैन ऑल्सो इग्नोर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सीक्रेट बैलेट सिस्टम, ठीक है। सीक्रेट बैलेट सिस्टम के द्वारा जो इनका इलेक्शन किया जाता है। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनका खास बात क्या है, यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव है असेंबली, वहां के मेंबर्स यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। ओनली दी लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ये लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर्स यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। Thus the electoral college जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा डिफरेंट है दो रिस्पेक्ट में। अभी आप देखिए कौन से दो है। पहला तो है यहाँ पर दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टेक प्लेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट कर सकते थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पर नहीं अलाउड थे। लेकिन यहाँ पर द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उनके वहां पर क्या है, इलेक्टेड मेंबर और साथ ही साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे आर्टिकल 67 में, ठीक है। आर्टिकल 67 एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पार्ट नहीं लेती है लेकिन पार्ट लेती है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये कुछ 4 है कंपोनेंट्स जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टेक करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पार्ट यहाँ पर नहीं लेता है। होपफुली आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के समय पे, ठीक है।
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जैसे ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है यहाँ पर, और सीक्रेट बैलेट सिस्टम भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। All doubts dispute concerning to the vice president are inquired by the Supreme Court of India. और ये कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, और उनके इलेक्शन को लेकर अगर कोई भी इशू है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एमपी के केस में हम कहाँ जाते हैं? अगर वो सिविल केसेस है तो वो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, राइट। पहले हाई कोर्ट जाते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, we can move to the last news. The last news is Nepal in crisis. PM Oli quits post massive protest. जो massive protest हुआ उसके बाद आप देख पाएंगे प्रोटेस्ट काफी भयंकर था, ठीक है। ये कुछ 7-8 साल 10 सालों में ये भयंकर प्रोटेस्ट था। ये 2010 के बाद अब हमें ऐसा कुछ इतने बड़े लेवल का देखने को मिला है इन नेपाल। और नेपाल डेमोक्रेसी हैज बीन वेरी फ्रेजाइल, ठीक है, वेरी 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 फ्रेजाइल। 2010 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और उसके बाद से इट हैज बीन वेरी 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 फ्रेजाइल, ठीक है। 15 गवर्नमेंट्स आए हैं, ठीक है, 15 गवर्नमेंट आए हैं इन 17 ईयर्स में, ठीक है। तो ये दिखाता है कि हाउ frugal and fragile it is in the Nepal's democratic history. It is very disruptive and बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है हमें नहीं देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम फटाफट आर्टिकल देख ले, Nepal was thrown into political turmoil on Tuesday as Prime Minister KP Sharma Oli resigned from massive anti-government protest that erupted across the country. ठीक है, जो एंटी गवर्नमेंट प्रोसेस है ये पूरे देश में चला है, और द अनरेस्ट लार्जली लेड बाय प्रोटेस्ट ऑन सो कॉल्ड जेनजी जो लोग हैं, जेनजी जो बच्चे हैं ना, मतलब हमारे आपके एज की तरह, जो 2000 एंड उसके बाद बॉर्न जो बच्चे हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। स्टार्टिंग में इट वाज अ पीसफुल वन डेमोन्स्ट्रेशन जो है जैसे करते हैं, एंड उसके बाद जब फोर्स का यूज होने लगा फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड, एंड देन इट बिकेम अ डेडली प्रोटेस्ट, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ये सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो श्रीलंका हो, देन चाहे वो बांग्लादेश हो, या फिर अब वो नेपाल हो, ये आपको एक सिमिलर प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेगा। रिसेंटली इंडोनेशिया में भी हुआ था, तो आपको एक सिमिलैरिटी जो है देखने को मिलेगा। इमीडिएट अगर आप कॉज देखें तो इमीडिएट कॉजेस 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बैन करना है, ठीक है। अब हमें फ्री स्पीच जो है ये अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स, उनको लगता है कि जो उनका डिसेंट है, जैसे हमारे आर्टिकल 19 में वी हैव द राइट टू डिसेंट, है ना। तो सिमिलरली जो नेपाल के स्टूडेंट्स है एंड यहाँ के यूथ है, उनको लगता है कि उनका जो राइट टू फ्री स्पीच है और डिसेंट है उसको छीन लिया गया है बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोटेस्ट जो है इट हैड बीन एस्केलेटेड क्वाइट क्विकली, ठीक है, बहुत फास्ट जो है ये एस्केलेट हुआ। ओपन फायर हुआ डेमोन्स्ट्रेटर्स पे, और नर्फ बुलेट और रबर बुलेट की जगह एक्चुअल एमओ यूज किया गया, जिसके कारण एटलीस्ट 19 लोगों का यहाँ पर जान गया, ठीक है। प्रोटेस्टर्स ने बिल्कुल हैवॉक क्रिएट कर दिया। दे हैव टॉर्च्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन फायर, दे टॉर्च्ड द presidential building on fire, torched the parliament on fire, torched the house of the erstwhile prime minister on fire. तो बिल्कुल वैंडलिज्म का यहाँ पर माहौल हमें देखने को मिलता है। Attacks the home of several senior leaders including the president, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, की कैबिनेट मिनिस्टर, एंड यहाँ पर एक और यूनिक बात क्या है कि जो अपोजिशन है उनको भी नहीं छोड़ा गया, अपोजिशन के लीडर्स के घरों को भी यहाँ पर आग लगाया गया है, ठीक है। बहुत लोगों की जान यहाँ पर जान भी गई है, ठीक है, जिनके घर में आग लगाया गया है, ठीक है। ओली का जो प्राइवेट रेजिडेंस था, केपी शर्मा ओली का जो प्राइवेट रेजिडेंस था इन बालकोट, उसको भी बिल्कुल फायर में झंझोर दिया गया, ठीक है। डिस्पाइट द गवर्नमेंट लिफ्टिंग द बैन लेट मंडे नाइट को, ये जो मतलब होने के बावजूद भी ये प्रोटेस्ट जो है रुकने का नाम ले लिया, बिकॉज इट वाज टू लेट, ठीक है। और देवर डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट द करप्शन एंड जस्टिस फॉर दोज किल्ड, ठीक है। जो भी किल्ड हुए उनका उनके लिए जस्टिस मांगा, और करप्शन के खिलाफ भी यहाँ पर युद्ध करने के लिए वो जूझ रहे, ठीक है। एक्चुअल में प्रोटेस्ट वाज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, ठीक है। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन जो है ये मेन इशू रहा है कि इकोनॉमिकली नेपाल हैज बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट लेटली, तो उसके कारण बहुत लोगों को लगता है कि अनएम्प्लॉयड है, और साथ ही जो पॉलिटिशियंस है और जो
किंग पिन्स है ऑफ नेपाल, वहां के लोग जो है लग्जरी में जी रहे हैं, उनके बच्चे जो है लंबे वेकेशंस पे जा रहे हैं, तो वो दिखाता है सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन नेपाल। और 20% जो है वहां का अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इज 20% इन नेपाल। इंडिया में हम 3.2% में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वहां पर 20% है, ठीक है, तो इट इज ह्यूज। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इनको ये यूथ यूज क्या करते थे, जो रेडिट और इंस्टाग्राम जैसे ऐप से, वहां पर लैविश लाइफस्टाइल और पॉलिटिकल एलिट्स के बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो दिखाते थे, और ट्रांसपेरेंसी, दे वर डिमांडिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, केपी शर्मा ओली ने अपना प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया है, प्रेसिडेंट एस रामचंद्र पौडल, उनको लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है, इसीलिए वो अभी रिजाइन कर रहे हैं, होपिंग फॉर अ पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन। सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग द आर्मी एंड पुलिस इशूड अ जॉइंट अपील फॉर काम, अर्जिंग ऑल द साइड टू रिजॉल्व द क्राइसिस थ्रू डायलॉग, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अभी इस समय पे एक्चुअली में दे नीड अ लीडर, as it is looking at this protest as a leaderless protest, लेकिन एक लीडर हम चाहिए होगा इस समय पर। और Oli, who had returned to power in July 2024 with the support of Nepali Congress, was close to China and been visiting, had been scheduled to visit India later this month. With the government in disarray and the protests spreading across major cities, Nepal now faces an uncertain political future. ठीक है, तो ये है हमारा नेपाल का इशू, जिसको हमने थोड़ा डिस्कशन किया, होपफुली आपको समझ में आया, ठीक है। With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.